थानेदार की आमद और मेरी गिरफ्तारी उन सब के नुक्ता नज़र से बेहद सनसनी खेज वाक़या थी, जो मुझे भी अपने जैसा शरीफ हमसफ़र समझे हुए थे। और उन्होंने बाद में बारहा एक कातिल के फरार की नाकाम कोशिश का आंखों देखा हाल हाशिया आराई और फसाहत व बलागत के साथ सुनाया होगा, ड्रामाई तासुरात का इजाफा किया होगा तो सामीन दंग रह गए होंगे। थानेदार के साथ चश्मदीद गवाह भी थे, चुनांचे मुज़ाहमत बेसूद थी और इसको दलाइल से कायल करने की कोशिश का कोई फायदा नहीं हो सकता था। ये उसका फर्ज था कि कत्ल जैसी संगीन वारदात में हर मुश्तबा शख्स से पूछ गुछ करे और फिर मामला निज़ाम इंसाफ के सुपुर्द कर दे। सब इंस्पेक्टर 45-50 साल का खराट आदमी था। उम्र का अंदाजा खासी मैली टोपी के नीचे दिखाई देने वाली सफेद बालों की जालर से होता था। उसकी शख्सियत में मूंछों के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली चीज उसके पेट की जिसामत थी, जिसके नशेब पर नाफरमान बेल्ट मुसलसल फिसलती रहती थी। उसकी आंखों में एक हौसला शिकन बेहिसी थी जिस पर बेरहमी का गुमान होता था, और उसकी सूरत के नकूश में वो करख्तगी थी जो उम्र के तजुर्बात ने अता की थी। जिस शख्स का वास्ता ही चोर, डाकू, कातिल और 10 नंबरी बदमाशों से हो, वो फर्ज की अदायगी में तहजीब और शाइस्तगी के तकाजे कैसे पूरे कर सकता है। मैं अंदाजा कर सकता था कि 20-25 साल कबल वो कांस्टेबल भर्ती हुआ होगा। तवील अरसे में अगर वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक तरक्की पा सका तो ये भी अंदाजा किया जा सकता था कि उसकी जहानत और कारकर्दगी का मयार क्या होगा। अगर अफसरान बाला खफा न हो तो मुद्दत मुलाजमत देखते हुए अजराए बंदा परवरी भी तरक्की बख्श दी जाती है, और उसने भी शायद ऐसी ही तरक्की पाई थी। मुतजस्सिस चेहरों और सवालिया नजरों की परवाह किए बगैर मैं रेलवे स्टेशन की इमारत से बाहर आया तो मेरी मंजिल बदल चुकी थी। अभी कुछ देर पहले मैं उसी रास्ते पर चलता हुआ आया था तो मेरे तस्वुर में मोहसिन का मुखलिस चेहरा था और फौजिया की ताबानई हुस्न थी, और मैं मरी जाके मरियम की कब्र पर फातिहा पढ़ने के अलावा चिराग दीन से बहुत से तस्वीर तलब उमूर पर गुफ्तगू की सोच रहा था। अब मेरे तस्वुर में हवालात थी। देसी पुलिस के तरीका तफ्तीश के लर्जा खेज मनाजर थे, अदालती कार्रवाई के सब्र आजमा मरहले थे, और वो अंजाम था जिसका ख्याल भी रूह फरसा था। मेरे हाथों में अब ब्रीफकेस नहीं था, हथकड़ी थी। ब्रीफकेस हवालदार ने थाम रखा था, जिसकी पेटी से हथकड़ी की जंजीर का दूसरा सिरा भी मुंसलिक था। हवालदार अपने बास से उम्र में भी कम था और हुजम में भी। शायद किसी बीमारी के चक्कर में वो सुकड़ गया था कि वर्दी भी उसके जिस्म से बहुत बड़ी लगती थी। कांस्टेबल बिल्कुल नौमर था और किसी देहात से वारद हुआ था। शहर में इस आला इख्तियारात के हामिल मनसब पर फायज होने से उसकी गर्दन अकड़ गई थी। जब थानेदार ने उसे टैक्सी रोकने के लिए कहा तो उसने बड़े बारोब अंदाज में एक ड्राइवर को इशारा किया, लेकिन ड्राइवर भाग गया। ला कानूनियत के इस मुजाहरे पर वो बहुत जुज़्बुज़ हुआ और दूसरी टैक्सी के सामने खुदकुशी के अंदाज में खड़ा हो गया। चुनांचे टैक्सी रुक गई। थानेदार साहिब, मैंने मसलहत के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए आजिज़ी से कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सामने ही एक कोठी है, उसमें एक खानसामा सलामत शाह रहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे 2 बातें कर लूं। 2 नहीं 10 बातें कर लेना शहजादे। थानेदार ने एक मूंछ को बल देकर मेरी तरफ देखे बगैर कहा, उसे भी थाने में मंगवा लेंगे। मुझे खासी मायूसी हुई। ये लंदन की पुलिस नहीं थी, उनसे बहस नहीं की जा सकती थी, किसी फेल का जवाब नहीं पूछा जा सकता था, और उन्हें अपने विलायत पलट होने का हवाला देकर मुतासिर नहीं किया जा सकता था। अपने तालीम याफ्ता होने का जिक्र उनको जाहिल कहने के मुतरादिफ था, और विलायत की बात करना उनके एहसासे महरूमी में इजाफा करना था, जो मुख्तलिफ कस्मों के थानों के अलावा कहीं नहीं गए थे। और सभी थाने इतने ही बेजार कुन और हौलनाक होते हैं कि इस माहौल में 20-25 साल गुजारने वाला उन मुल्जिमों को खुशकिस्मत समझता होगा जो चंद दिन हवालात में या चंद बरस जेल में काट के रिहा हो गए। बंदा देख लिया है ना चंगी तरह। थानेदार ने टैक्सी के अगले दरवाजे से खुद को सीट पर गिराने के बाद कहा, ये न हो बाद में वक्त पड़ जाए। चल पुत्र, तू रिक्शा पढ़ ले। ये आखिरी जुमला 5वीं सवारी यानी टैक्सी रोकने वाले जांबाज कांस्टेबल से कहा गया था। ओ जी थानेदार साहब, गलती कैसे हो सकती है? चश्मदीद गवाह ने यकीन कामिल से कहा, इस बदमाश ने तो कल रात अपना भी खाना खराब कर दिया था। आप तो देख चुके हैं जनाब अली, कितनी चोटें लगी हैं मेरे। फिर उसने तफसील से बताना चाहा कि मैंने गर्डा कहाँ मारा था और हाथ कहाँ, मगर मेरे दाईं जानिब बैठने वाले हवालदार ने गुर्रा के कहा कि चौधरी साहब जितनी बात पूछे उतना ही जवाब दिया जाए और कुत्ते की तरह भौंकने से गुरेज किया जाए। कुत्ता दुम दबा के बैठ गया। लो जी चौधरी साहब, अब इसका रिक्शा वाले से झगड़ा शुरू है। हवालदार ने सर घुमा के पीछे देखा। ओए यार ख्वाजा, क्या नाम है अपने उस मुंडे का? थानेदार ने मुड़कर देखे बगैर कहा, उसे समझाओ सिपाही हुआ है, कोई गवर्नर नहीं हो गया है। भाई कोई तरीका होता है बात करने का। बामें सारे शहर को ढक दो पर तरीके से, वरना बेइज्जती खराब होती है।
وہ عادتاً کاف کی جگہ کاف بولتا تھا، چنانچہ طریقہ اس کے لہجے میں باعث طریقہ سنائی دیتا تھا۔ خلاف توقع تھانے دار کی بجائے ٹیکسی رین بسیرا پہنچی اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر پولیس کی ایک جیپ، ایک ایمبولینس اور ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور باہر کھڑے گپ لگا رہے تھے۔ دو اور پولیس مین کوٹھی کے دائیں بائیں جانب کاہلی سے اس رسمی کارروائی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے لیے نئی نہ تھی۔ گیٹ سے گزرتے ہوئے میں نے ٹیلی فون کا وہ تار بھی دیکھ لیا تھا جو ٹوٹ کر باہر گر گیا تھا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ ابتدائی تفتیش جائے واردات پر ہی مکمل کی جائے اور وہاں میری موجودگی کے مزید ثبوت حاصل کیے جائیں۔ میرے اندر کودنے سے کیاری کی نرم مٹی میں بننے والے نقشے پا بالکل واضح ہو گئے۔ شاید لان پر سے ہو کے اندر جاتے ہوئے میں نے کوٹھی کے صاف فرش پر بھی قدموں کے نشان چھوڑ دیے ہوں گے۔ ان سے میرے جوتوں کا موازنہ ضروری ہوگا۔ فنگر پرنٹ تو میں نے اس خنجر کے دستے پر ہی چھوڑ دیے تھے جو میں نے ایک حملہ ور سے چھینا تھا اور روغنی تصاویر کا کینوس پھاڑنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جانے سے پہلے میں نے وہ خنجر خود ہی قالین پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی میر شرافت علی کو قتل کر دے گا اور حالات و واقعات، ثبوت اور گواہ سب مل کر قانون کی نظر میں مجھے مجرم بنا دیں گے۔ ڈرائنگ روم کی بجائے مجھے سامنے والے دروازے سے ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو مہمانوں کا بیڈ روم بھی تھا اور مقتول میر شرافت علی کا پرائیویٹ آفس بھی۔ دائیں جانب مسہری پر ایک شکن بھی نہ تھی مگر سیاہ فارمیکا والی سائڈ ٹیبل پر گرد کی تہ تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مدت سے اس بیڈ کو کسی نے استعمال نہیں کیا۔ بائیں جانب کونے میں ٹیک ووڈ کی کرسی اور لکھنے کی میز تھی جس کی سبز مخمل کی سطح پر اونیکس کا مکمل رائٹنگ سیٹ موجود تھا۔ دوسرے کونے میں باتھ روم کا دروازہ تھا اور درمیان میں دیوار کے ساتھ ساتھ اسفنج جیسے کپڑے کا کور اور فوم ربر کے گدوں والا صوفہ سیٹ تھا۔ درمیانی صوفے پر ایک جوان اور اسمارٹ آدمی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی متانت سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ پولیس کی وردی کی بجائے اس نے داری دار قمیص اور فان کلر کی پتلون پہن رکھی تھی۔ ایس آئی چودھری نے، جس کا نام اس کی وردی کی جیب پر حشمت خان لکھا ہوا تھا، پتلون کو سنبھال کے اور جوتوں کی ایڑیاں ملا کے سلیوٹ کیا۔ اس کے پیچھے رہنے والے اور مجھے لے کر آنے والے حوالدار نے زیادہ آواز سے پیر مارا۔ ملزم حاضر ہے جناب، ایس آئی حشمت نے کہا اور اسی وقت حوالدار نے مجھے دھکیل کر آگے کیا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا شخص اسی اطمینان سے سگریٹ پیتا رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اس نے بالآخر کہا، اور میں اس علاقے کا اے ایس پی ہوں۔ اس قتل کی تحقیقات کے لیے مجھے خصوصی طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے۔ میں نے انگریزی میں کہا۔ بلا وجہ انگریزی مت بولو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم کئی سال لندن میں رہ کے آئے ہو۔ یہ قتل کیوں کیا ہے تم نے؟ میں نے یہ قتل نہیں کیا ہے، میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اور اس بیان کی صداقت تختہ دار تک نہیں بدل سکتی۔ اس گھر میں 3 چشمدید گواہوں نے بیان دیا ہے کہ تم نے رات کو زبردستی گھر میں گھس کے بہت توڑ پھوڑ کی، سب کو مارا پیٹا اور پھر میر شرافت علی کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ اے ایس پی نے کہا۔ ان گواہوں نے مجھے توڑ پھوڑ کرتے یقیناً دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، میں نے مار پیٹ بھی کی تھی، لیکن ان میں سے کس نے کہا ہے کہ قتل بھی میں نے کیا تھا؟ کسی نے واقعی مجھے قتل کرتے اور فرار ہوتے دیکھا تھا، یا ان کا خیال ہے کہ قاتل میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا؟ ان کے خیال میں قاتل تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے ایس پی نے کہا۔ تمہارے خیال میں قاتل کون ہے؟ فی الحال میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، میں نے کہا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے جانے کے بعد قتل کر دیا۔ گویا تمہارے آنے کا کسی کو علم تھا۔ قاتل اگر اس گھر کے نوکر نہیں تھے تو وہ ہوگا جو یہ بات جانتا تھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ صرف 2 افراد یہ بات جانتے تھے، ان میں سے ایک محسن رضا ہے جو لندن میں میرا کلاس فیلو تھا اور اسلام آباد میں ہے۔ اس کے والد مسٹر شیروانی ڈپٹی سیکریٹری ہیں۔ محسن کو یہ بات میں نے کل رات بتائی تھی، وہ اڑ کے بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس میں نے لندن سے واپسی پر قیام کیا تھا، مسٹر چراغ الدین کا خانسامہ سلامت شاہ۔ وہ میر شرافت علی کے نام سے بھی واقف نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ محسن کو اور سلامت شاہ کو میری گرفتاری کی اطلاع دے دی جائے۔ ان کے بیانات سے آپ کو بھی تفتیش میں مدد ملے گی اور مجھے بھی ان سے مشورہ کرنا ہے۔ ان کا پتہ لکھ دو، اے ایس پی نے روکھے لہجے میں کہا۔ اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو بلا لیں گے۔ یہ بتاؤ تمہارے والد کیا کرتے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اسی چراغ الدین کے ایک ملازم تھے۔ یہ سب معلومات وہ پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ بدقسمتی سے یہ بات ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ میر وزیر اینڈ کمپنی میں میر شرافت علی کے پارٹنر تھے۔
ASP के लिए ये इंकशाफ था। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर? जी, मैंने तल्खी से कहा। कारोबार मेरे वालिद मरहूम का ही था। मीर शराफत अली बाद में शामिल हुआ था। मरते वक्त तक वो बराबर के पार्टनर थे। तो उस कोठी में झाड़ पोंछ के काम पर क्यों मुलाजिम थे? ASP ने तंज़-आमेज़ बेयकीनी से कहा। जब मैं इंग्लैंड गया था, वो मॉडल टाउन की कोठी में रहते थे जो उनकी जाती मलकियत थी। उनके पास कार थी और खुदा का दिया हुआ सब कुछ था जो उन्होंने मुसलसल मेहनत से तरक्की करके हासिल किया था। मैं तहरीरी तौर पर अपने बयान में सब कुछ बताऊंगा कि वो किस जमाने में कहाँ रहते थे, उनके पास कौन सी गाड़ी थी, उनका टेलीफोन नंबर 2 माह कबल क्या था और अब क्या है। आप दस्तावेजात से भी तस्दीक कर सकते हैं और उन लोगों से भी जो मेरे वालिद को जानते थे। उनमें मीर वजीर एंड कंपनी के पुराने मुलाजिम भी हैं जो 25 साल से फर्म में हैं। ASP की नजरें मुझे देखती रहीं। शायद वो सोच रहा था कि मेरी बात किस हद तक काबिल एतबार है और ये सब कुछ है तो कैसे सच है। तस्दीक तो करनी पड़ेगी कि एक फर्म का मालिक इस उम्र में ऐसी नौकरी क्यों कर रहा था। ASP ने कहा, क्या ड्रामा है? वो कार और कोठी 2 महीने में कैसे खत्म हो गए? तुम कहते हो कि वो अब भी पार्टनर थे। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उनकी सालाना आमदनी क्या थी? जी, उनका इस साल का मुनाफा तमाम अखराजात वज़ा करने के बाद 3.5 लाख बना था। मैंने इत्मीनान से कहा, मगर कितने दुख की बात है कि उस शख्स को गुज़र औकात के लिए घर की सफाई का हकीर काम कबूल करना पड़ा। वो बीमारी में खैराती शफाखानों से इलाज कराता रहा। ASP ने मेज पर हाथ मारा। कहाँ गए वो 3.5 लाख? वो कार, कोठी? वो अब मुश्तइल हो रहा था और उसकी जिंजलाहट से अंदाजा होता था कि उसे मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है। उल्लू बनाते हो मुझे? उड़ा दिया होगा अयाशी में जनाब आली। सब इंस्पेक्टर ने फिर पतलून को ऊपर खींचा। शौकीन मिजाज आदमी होगा, जुए में हार गया होगा या किसी रंडी के कोठे पर उड़ा दिए होंगे। बकवास बंद करो, मैंने गुस्से को जब्त करके कहा। अगर मेरे हाथ आजाद होते और ये बात किसी दूसरे शख्स के मुंह कही होती तो मैं उसको भी कत्ल कर देता है। थानेदार ने मेरी बात काट के मेरे मुंह पर उल्टा हाथ मारा। उसके बारी हाथ में बला की कुव्वत और फुर्ती थी जो बरसों की मश्क और महारत का नतीजा थी। खून का नमकीन जायका मुझे अपने होंठों पर महसूस हुआ और मैं लड़खड़ा के पीछे हटा ही था कि थानेदार ने मुझे आगे धक्का दे दिया। ASP यूं बैठा रहा जैसे उसने कुछ नहीं देखा। वो खामोश रहा। मेरा बाप तमाम उम्र नमाजी और परहेजगार रहा है। मैंने थानेदार को खून आशाम नजरों से घूर के कहा, उसको जानने वाले सब जिंदा हैं और मेरी बात को झूठ या बकवास करार देने से पहले उन सब से पूछ-गुछ कर लो कि वो कैसा आदमी था। मालूम कर लो कि उसने 3.5 लाख की आमदनी पर इनकम टैक्स अदा किया था या नहीं। उसकी कोठी किसने खरीदी है और कार किसने? क्या ये सब रिकॉर्ड पर नहीं होगा? लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महकमा इनकम टैक्स, मोटर व्हीकल ऑफिस और पार्टनरशिप डेट। उन दस्तावेजात को मेरा वकील अदालत के सामने भी पेश करेगा। ये मत समझो इंस्पेक्टर कि तुम किसी लावारिस, जाहिल और गरीब आदमी के साथ जो सलूक करते हो वही मेरे साथ भी कर सकोगे। बाप की मौत के बाद मैं कानूनी तौर पर मीर वजीर एंड कंपनी का मालिक हूँ, वाहिद मालिक, क्योंकि मीर शराफत जो दूसरा पार्टनर था वो अब नहीं है। मैं इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल कर रहा था और किसी वजीफे पर नहीं। मुझे मेरे वालिद ने अपने खर्च पर भेजा था। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, समझे, एक मोअज़्ज़ज़ और तालीम याफ्ता शहरी हूँ। ASP की सूरत पर नागवारी के आसार नमूदार हुए। इसकी आवाज कम करो और इसे बताओ कि ये विलायत नहीं है। वो सिगरेट को मसल कर बुझाते हुए बोला। सब इंस्पेक्टर हशमत ने इधर उधर देखा और बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। हवालदार ने मुझे यूं धकेला कि मैं मुंह के बल गिरा। आखिर ये क्या है? तुम तशद्दुद से एतराफ़े जुर्म कराना चाहते हो? मैंने घुटनों के बल उठ के कहा, तुम्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। अदालत में इस बयान की कोई हैसियत नहीं। इंस्पेक्टर हशमत और हवालदार ने मुझे घसीट लिया। एक कांस्टेबल ने बड़ी मुस्तैदी से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया था। ASP साहिब, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने चीख कर कहा और खुद को छुड़ाने के लिए हशमत को पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो डगमगा के दीवार से टकराया। मनखनी हवालदार को मैंने यूं खींच लिया जैसे इंजन किसी बोगी को खींचता है। पलक झपकते में हथकड़ी समेत मैं ASP के सामने था। अभी मुझ पर इल्जाम है, मैं मुजरिम साबित नहीं हुआ हूँ। तुमने मेरा बयान तक नहीं लिया है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम पर केस कर दूंगा। मैं बड़े से बड़ा वकील कर सकता हूँ। मिस्टर शेरवानी मेरे अंकल डिप्टी सेक्रेटरी हैं। लेकिन इससे ज्यादा बोलने की मुझे मोहलत ना मिली। हशमत ने मुश्ताइल हो के मुझे पीछे से पकड़ा और हवालदार ने जंजीर को झटका दिया तो मैं पीछे गिरा। मेरा सर बेड के किनारे से लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो मुझे मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले गए। गालियों की बौछार के साथ मेरे जिस्म पर हवालदार के खुश्क और सख्त लकड़ी जैसे हाथ और सब इंस्पेक्टर हशमत के गर्ज जैसे हाथ भी मुसलसल पड़ रहे थे। बाथरूम का दरवाजा बंद करके
انہوں نے ہتھکڑی سے پیچھے بنے ہوئے ہاتھوں کو پانی کے نل سے باندھ دیا۔ اس وقت میں ہوش میں آ چکا تھا اور اس ذلت آمیز سلوک پر غصے سے پاگل ہو کے پولیس کو ان سب سے بڑھ کر گالیاں اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن وہ اس کے عادی تھے اور میں بے بس تھا۔ حوالدار نے بڑی پھرتی سے کونے میں رکھی ہوئی ٹین کی بالٹی اٹھائی اور میرے سر پر ٹوپی کی طرح الٹی رکھ دی۔ میرا منہ گردن تک بالٹی میں غائب ہو گیا۔ اب میرے چلانے کی آواز اسی بالٹی میں گونج رہی تھی اور میرے کانوں تک بھی یوں پہنچ رہی تھی کہ خود میں دبے دبے شور میں کسی لفظ کو واضح طور پر نہیں سن سکتا تھا اور نہ وہ سن سکتے تھے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔